तो आगे आज स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के एमसीक्यू यानी भारत में मानव पूंजी निर्माण। क्लियर है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सेकंड जो टर्म है उसकी भी वीडियो स्टार्ट कर देना। तो बच्चे देखो, नेशनल इनकम जो है मैक्रो में वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं उसके अंदर पहले से ही, ठीक है ना। तो सेकंड अगर टर्म अगर स्टार्ट करना हो तो नेशनल इनकम से स्टार्ट कर सकते हो, उसके सारी वीडियोस डली पड़ी है, ठीक है ना। चलो, तो पहले टर्म के लिए अभी टाइम है, अभी तो फर्स्ट टर्म ही आना बाकी है, उसके बाद सेकंड टर्म होगा। तो अभी काफी अच्छा खासा टाइम है, पहले इस बच्चे इनको तो निपटा लो पहले, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास है भारत में मानव पूंजी निर्माण जो है हमारा एमसीक्यू, हम इसको करने वाले हैं यानी 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही एक कमेंट और आया था कि अभी जस्ट प्री बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो इको का पेपर होने वाला है, तो जो हमारा ग्रामीण विकास वाला वो कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बच्चे शायद नहीं हो पाएगा कंप्लीट हो, ठीक है। फिर भी उसका 1 या 2 पार्ट डल चुके हैं, शायद 1 पार्ट ही डला है जहां तक है, ठीक है ना। फिर भी कोशिश करूंगा आज शाम तक अगर हो सके, ठीक है, यानी पेपर से पहले पहले तक अगर सेकंड पार्ट डल सके तो डाल दूंगा, ठीक है। वरना वो बोर्ड से तो पहले आ ही जाएगा, टेंशन मतलब बोर्ड से पहले आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसको तो निपटा लेते हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल 90% तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं, 92% सिलेबस कंप्लीट है हमारा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण एमसीक्यू, जिसमें देखो पहले स्टार्टिंग में मैंने कितने पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, 10 पॉइंट हमारे पास लिखे हुए हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। पहला है पढ़ने लिखने की योग्यता। पढ़ने लिखने की योग्यता को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं शिक्षा, बेटा शिक्षा की जगह यहाँ पे वर्ड लगेगा बेटा साक्षरता। क्या लगेगा? साक्षरता। तो अगर कोई आपसे बोले पढ़ने लिखने की योग्यता को बेटा क्या कहा जाता है, बेटा उसे साक्षरता कहा जाता है कि आप लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो। क्लियर है। उसके अलावा भारत में साक्षर महिलाएं का जो परसेंटेज है बेटा वो 66% है, यानी 66%, ठीक है। ये लगभग लगभग होते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स कभी नहीं होती। क्लियर है ना। क्या बोला मैंने, ये लगभग में होते हैं बेटा सारे, लगभग आप लिख सकते हो लगभग, ठीक है ना। ये लगभग की फिगरें होती है सारी, अप्रोक्सीमेट। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा कितना था। ये देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, 2011, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा 74.04% के लगभग थी। तो आप 74% बोल सकते हो, 74% क्या है, लगभग लगभग, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 74.04 भी लिख सकते हो। तो 74% इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 में तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से। नंबर थर्ड, अब जो फोर्थ हमारा है वह मानव पूंजी निर्माण, वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पाना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना है जिनमें कौशल फूट फूट के भराओ, फूट फूट के कूट कूट के भराओ, ठीक है ना। तो कूट कूट के भराओ, शिक्षा कूट कूट के भरी हुई हो, अनुभव कूट कूट के भरा हुआ हो, ठीक है। इनके गुण पाए जाने, जिससे क्या हो, ये गुण पाए जाने चाहिए ताकि देश का क्या हो, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके, यानी वो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये लाइन जो है लंबी सी लाइन, ये बेटा किसने बोला था, ये जी.एम. मायर ने बोला था। ये मैंने आपको थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था जहां तक मुझे ध्यान है। तो जी.एम. मायर इसका आंसर है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना, इनकी डेफिनेशन जो दी है बेटा वो जी.एम. मायर ने दी है, ये वाली मानव पूंजी निर्माण। आगे हमारे पास है कौशल मानव शक्ति का विश्व के विकसित देशों में चले जाना, बेटा उसे प्रतिभा पलायन कहते हैं, यानी ब्रेन ड्रेन। मैंने आपको उसमें भी बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में कि जब अगर आपने पढ़ा लिखा यहां से सब कुछ यहीं से आपने सीखा और उसके बाद सीखने के बाद आप नौकरी के लिए या कहीं किसी भी चीज के लिए आप विकसित देश में यानी काम करने के लिए आप बाहर वाले देशों में जा रहे हो, तो इसका मतलब बेटा ये ब्रेन ड्रेन होता है, यानी पढ़ा लिखा नाली में डालना, यानी कूड़े में डालने के बराबर है, क्योंकि आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप देश में रह के काम करोगे तो बेटा देश के लिए अच्छा होगा। तो आपकी जो देश की जो मानव पूंजी है ना बेटा वो कहां जा रही है, बाहर जा रही है। तो उसे कहते हैं प्रतिभा पलायन। जब एक पढ़ा लिखा बंदा यहीं से पढ़ लिख करके जा रहा है और विकसित देशों में जाके नौकरी कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, क्लियर है। बट अगर उसी जगह पे अगर नौकरी के अवसरों की तलाश में सिर्फ देश में, जो देश है ना उसी के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य लोगों के संचलन से है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो मगर देश में नहीं जा रहे हो, किसी दूसरे देश में नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ क्षेत्रों में जा रहे हो। दिल्ली से आप कलकत्ता चले गए, वहां से आप मुंबई चले गए, मुंबई से आप उत्तर प्रदेश आ रहे हो, कहीं भी आप नौकरी के लिए भटक रहे हो बट देश के अंदर ही हो ना, तो बेटा उसे स्थानांतरण बोलते नहीं, माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, यानी हमारे स्थानांतरण होगा।
क्लियर है? तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना। यहाँ पे आप दूसरे देश में चले जाते हो तो प्रतिभा पलायन होता है, ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन मानी जाती है। बट अगर आप उसी देश में हो, बस एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्थानांतरण कर रहे हो आप नौकरी वोकरी की तलाश में, तो बेटा उसे स्थानांतरण ही बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास पॉइंट 6 तक हमने कर लिया। जहां तक है आपको समझ में भी आ गए होंगे पॉइंट नंबर 6 तक। देखो, मैं कोशिश करता हूं आपको पॉइंट समझाने की भी, क्योंकि अगर आप यहीं पे समझ लोगे तो ज्यादा बढ़िया। मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, ठीक है। घर पे करने का टाइम शायद आपको मिलता हो या ना मिलता हो, मुझे नहीं पता उसका। बेटा देखो, पॉइंट नंबर 7, समय के एक निश्चित बिंदु पर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र में कौशल और विशेषज्ञता के भंडार को क्या कहते हैं बेटा, मानव पूंजी कहते हैं। यानी इसका मतलब एक तरीके से देखें, ये एक एक निश्चित बिंदु पे बोल रहा ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा, बट मेरे अकॉर्डिंग मानव पूंजी जो है बेटा, वो स्टॉक प्रवाह होना चाहिए बेटा, सॉरी स्टॉक चर होना चाहिए, प्रवाह तो फ्लो हो गया, तो स्टॉक चर होना चाहिए, क्योंकि ये समय के एक निश्चित बिंदु की बात कर रहा है। और मैंने कहा था अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां भी आता है बेटा, वो स्टॉक की बात करता है, और अगर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है तो बेटा वो फ्लो की बात करता है। तो फ्लो तो लग नहीं रहा, यानी प्रवाह तो लग नहीं रहा, ये क्या लग रहा है आपका, स्टॉक लग रहा है बेटा, क्योंकि ये कह रहा है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर राष्ट्र के पास जो भी कौशल और विशेषज्ञता यानी निपुणता का जो भंडार है, उसे मानव पूंजी कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा चर हो गया, ये हमारा स्टॉक चर हो गया। क्लियर, स्टॉक कॉन्सेप्ट। भौतिक पूंजी बेटा मूर्त होती है, मूर्त परिसंपत्तियां होती है। मूर्त मतलब जिनको देखा जा सकता है, दृश्य मदे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, दृश्य मदे, जिनको देखा जा सकता बच्चे। क्लियर है? बट वहीं पे मानव पूंजी जो होती है बेटा, वो अमूर्त होती है, इनको अदृश्य बोला जाता है। अमूर्त मतलब अदृश्य बोला जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मानव पूंजी अगर अंदर आपके अंदर कोई कौशल है तो बेटा वो दिखेगा थोड़े ना, आपके अंदर छुपा हुआ है ना वो कौशल। वो आप जब आपकी बॉडी जब वो काम करेगी तो बेटा तब लगेगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है, बट वो कौशल क्या है, वो अंदर जो छुपा हुआ है बेटा, तो वो थोड़े ना दिखेगा, ठीक है। आप उसे उससे उसकी सर्विसेज ले सकते हो। तो मानव पूंजी अमूर्त अदृश्य होती है, जबकि भौतिक पूंजी मूर्त और दृश्य होती है। तो मूर्त और दृश्य, ये अमूर्त और अदृश्य है। उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है किसकी बेटा, यूजीसी की होती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन की जो जिम्मेदारी बेटा, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 10 तक हो गए, आप इनको फटाफट से उतार लीजिए, शायद आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाने चाहिए, ठीक है, एक एक चीज को समझाया गया है। तो पॉइंट नंबर देखते हैं 11, ठीक है। 11वां पॉइंट है डैश से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से। तो ये भी थ्योरी का ही पार्ट है बच्चे। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी से अभिप्राय, ठीक है, उत्पादन के उत्पादित साधनों से है, जिसमें मशीनरी, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। प्राथमिक तथा मध्य स्कूल, वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक तथा मध्य स्कूल शिक्षा, दोनों क्षेत्रों को अगर मैं मिला दूं तो उस बेटा उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा में दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को और मध्य स्कूल शिक्षा को। क्लियर है? जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो बनता है उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। 13, 14, 15 और 16 ये आपको याद रखने पड़ेंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। एनसीईआरटी, दूसरा यूजीसी, तीसरा आईसीएमआर और चौथा एआईसीटीई। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चा, वो होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्लियर है? जबकि यूजीसी की जो फुल फॉर्म होती है बेटा, वो होती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आईसीएमआर की होती है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और एआईसीटीई की होती है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और साथ में इनका ये भी याद रखना है कि इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे उच्चतर माध्यमिक स्तर, यानी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना किसके पास है, कौन करता है, तो ये काम करता है बेटा एनसीईआरटी, जिसकी बुक्स आप पढ़ते थे बचपन में। और क्या नाम है, अभी भी शायद 11th 12th में जो अगर मैथ वाले बच्चे होंगे तो मैथ की आप एनसीईआरटी ही यूज कर रहे हो। क्लियर है ना? मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी ही यूज करते हैं। डन। और मैथ के साथ साथ बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स भी एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। और साथ में अगर कोई और बिजनेस पढ़ता होगा तो बड़े बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो आप ये एनसीईआरटी की जो है बुक्स जो होती है, ये उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो यूजीसी है बच्चे, इसका काम क्या है, उच्चतर शिक्षा संबंधी नियमों और अधिनियमों को देश में लागू करना, ठीक है ना। तो
तो ये उच्चतर शिक्षा की बात करेगा, ये उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की बात कर रहा है, सिर्फ मध्यम तक का है। ये आपका उसके बाद 12वीं के बाद की बात कर रहा है बेटा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, ठीक है ना। चलो आईसीएमआर की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर देखो नाम से पता चल रहा है चिकित्सा बड़ा है, तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी बातों की बात करेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शिक्षा की जो बात होती है उसकी बात करेगा, और उसके अंतर्गत जो नियम और अधिनियम को देश में लागू करना है, किसके अंतर्गत, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा एआईसीटीई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है तकनीकी और इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसकी शिक्षा की बात की जाती है, तकनीक और यानी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इनके शिक्षा संबंधी की बात की जाती है। क्लियर। और इसके जो संबंधी जो नियम अधिनियम होंगे ना उनको देश में क्या किया जाता है, लागू करवाया जाता है। डन। यहां तो उतार लीजिए एक सेकंड जरा। उतार लीजिए सर। चलो तो हमारे पॉइंट यहां तक क्लियर हो चुके हैं, 11 से लेकर के 16 तक हमने कर लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। शिक्षा के मौद्रिक लाभ शिक्षा की लागत से क्या होते हैं, कहीं अधिक होते हैं, हमेशा याद रखना। इसलिए तो कहते हैं शिक्षा प्राप्त कर लो, ठीक है। अभी जो खर्चा शिक्षा पे हो रहा होगा आप उससे कई गुना ज्यादा ही कमाओगे, उसके कई गुना ज्यादा ही आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप प्रॉफिट में रहोगे बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसलिए शिक्षा जो है वो ज्यादा बेनिफिट देती है हमेशा, ये चाहे किसी भी वे में कहे तो शिक्षा आपको बेनिफिट देगी देगी, ये आप भी जानते हैं, हर बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है ना। तो शिक्षा के मौद्रिक लाभ जो है शिक्षा की लागत, लागत मतलब कॉस्ट की बात कर रहा है, से कहीं अधिक होते हैं। उसके अलावा मानव पूंजी तथा मानव विकास दोनों बेटा याद रखना संबंधित अवधारणाएं हैं। क्या है, संबंधित अवधारणाएं, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ड याद रखना संबंधित, कि इसमें बंदा गेम खेल जाता है। क्लियर ना। चलो मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि मानव पूंजी निर्माण होगा तो भौतिक पूंजी तो बढ़ेगा ना, भौतिक पूंजी की जो उत्पादकता है बेटा, प्रोडक्टिविटी, वो तो बढ़ेगी। ये भौतिक पूंजी तो मशीन है, अब इनकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब मानव पूंजी निर्माण होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। दोनों वे में याद रखना, मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है, या तो इसमें डैश लगा देगा या फिर ये लिख देगा और इसमें डैश कर देगा, किसकी उत्पादकता को बढ़ाता है, तो आप बोलोगे भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है। क्लियर है। और यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 20 की, तो उसमें लिखा है डैश मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करती है, तो बेटा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि क्या करती है, मानव पूंजी निर्माण को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है। ये पॉइंट भी याद रखना बेटा, ये लिखा हुआ हो सकता है ये डैश में आ जाए, और यहाँ पे आपको कुछ पूर्णांक से वर्ड दे दे, ठीक है ना, तो आपको प्लीज याद रखना, यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण ही वर्ड है। क्लियर है ना। चलो मानव पूंजी क्या है, साध्य की प्राप्ति का एक साधन है बेटा, किसका, साध्य की प्राप्ति का एक साधन है। तो कितने पॉइंट हमारे और हो गए, 21 तक तो हो गया कि मानव पूंजी जो है ना वो साध्य की प्राप्ति का एक साधन है। डन। पहले वाले में अगर आपको याद हो तो हमने 10 पॉइंट किए थे, और इस वाले में अभी तक हमने 21 तक पहुंच चुके हैं, यानी टोटल नंबर हमारे 21 तक हो चुके हैं। डन। और ये 22वां मैं बता रहा हूं, तो तकरीबन हमने 22 पॉइंट कर लिए हैं, और अभी हम थोड़े से और पॉइंट करेंगे इसमें, ठीक है। चुन चुन करके जगह जगह से पॉइंट्स निकालेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। लास्ट पॉइंट है डैश मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है, तो बेटा देखना स्थानांतरण मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज में पंगा यहाँ पे है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि स्थानांतरण बेकार होता है, बट मैंने थ्योरी में भी पढ़ा था कि स्थानांतरण अच्छा है। हाँ, प्रतिभा पलायन बेकार है, प्रतिभा पलायन दिक्कत करता है, ठीक है। प्रतिभा पलायन में ड्रामेबाजी होती है, क्योंकि आप पढ़ करके बाहर देश में जाओगे तो भाई फिर बात नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो यहां से अगर सब कुछ सीख करके अगर आप बाहर जा रहे हो तो बेटा प्रतिभा पलायन होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट स्थानांतरण अच्छा होता है। कि स्थानांतरण मतलब ये हो गया ना, जैसे मान के चलो इसको बना लेते हैं, ये एक मोहतरमा है, ठीक है बेटा, ये एक के ऊपर एक टांग रखी है, ठीक है, ये मत बोलना एक ही टांग बनाई है मोहतरमा की, यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर एक टांग रखी है, थोड़ी चुटिया भी बना लेते हैं, ठीक है, ये इसके बाल है, ठीक है। ये अब ये जो है ना किसी गांव में रहती है, ठीक है, रूरल एरिया में। अब ये गांव में रहती है, इसका काम क्या बेटा, ये खाली जुएं निकालती है, ठीक है, कुछ काम नाम ही नहीं है, बताओ खाना पीना जुएं निकालना सो जाना, खाना पीना जुएं निकालना सो जाना। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो अभी ये क्या है, इनएक्टिव है बेटा, ये इनएक्टिव स्किल है, एक तरीके से इनएक्टिव है हमारी ये, ठीक है। कोई अब खाना पीना कोई एक्टिव काम हो गया क्या खाना पीना और जुए निकाल के सो जाना, इसका मतलब बेटा ये कुछ भी योगदान नहीं कर रही है अभी भी देश में,
किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे भाई हम जो नौकरी कर रहे हैं क्या हम योगदान कर रहे हैं? बेटा हाँ, आप योगदान कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या वो योगदान कर रहा है? हाँ, वो योगदान कर रहा है। बात समझ आ रही है? बट ऐसे खा पी और ये सिर्फ बैठे हुए हैं, जुएं निकाल रही है, क्या योगदान कर रही है? आप बोलोगे जुएं मारने में योगदान कर रही है ना भाई ना, ठीक है, ऐसा कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से इसने क्या करा, इसने बोला कि नहीं मुझे कुछ करना है, और ये चले गई मान लो अर्बन एरिया की ओर, ठीक है ना। अर्बन एरिया की ओर चले गए मतलब शहर की ओर चले गए बेटा, क्या बोलते हैं शहर। और ये दिल्ली आ गई और वहां जाके काम करने लग गई। चाहे मान लो उसको सिर्फ 10,000 रुपये महीना ही मिल रहा है, बट वो काम करने लग गई, तो बेटा वो क्या हो गई, अब वो एक्टिव हो गई, है ना। तो अभी भी तो देश के अंदर ही है ना। सपोज करो पहले वो किसी गांव में, यूपी के किसी गांव में थी, और अब वो दिल्ली आ गई है, ठीक है। अब उसने जुए निकालने से बढ़ करके अपना कारोबार खड़ा कर दिया कुछ बढ़िया सा, ठीक है ना। और अब पैसे भी कमाने लग गई है। अब यानी इनएक्टिव से क्या हो गई है एक्टिव, यानी खा पी तो अभी भी रही है ना, बट कुछ काम भी करने लग गई, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो ही रहा होगा देश को भी उसका, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण में भी क्या सहायता हो रही होगी। तो इसका मतलब ये इनएक्टिव से एक्टिव हो गई, तो है तो देश के अंदर ही ना। तो इससे क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण में बेटा योगदान मिलता है, कि मानव पूंजी निर्माण तो हुआ है ना, ये देखो। बट अगर ये यहां से उठ करके सीधा अमेरिका चले जाती, कहीं और चले जाती, तो बेटा फिर वो प्रतिभा पलायन हो जाता, फिर वो बाधा है एक तरीके से, वो दिक्कत है। क्लियर है? तो स्थानांतरण हमेशा याद रखना मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 23 की ओर, ठीक है। पॉइंट नंबर 22 तक तो हमने कर ही लिया। चलो शिक्षा आयोग, बेटे देखो थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 30 तक हो गए शायद, ये 36 के आसपास तो कंप्लीट हो, 35-36 जो भी बन जाए, ठीक है ना, कम बने तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बीच की बात है, की सिफारिश के अनुसार, ठीक है। तो आपकी डेट याद रखनी है, ये सिफारिश कब की गई थी, 1964 से 1966 के बीच की बात है, ठीक है ना। उन्होंने कहा था शिक्षा संबंधी उपलब्धियों में अगर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि करनी है तो भारत सरकार को जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करना आवश्यक है। तो एक अनुमान लगाया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1964 से 1966 के बीच में जो शिक्षा आयोग था, ठीक है ना, उसने क्या बोला था, उसने ये कहा था कि अगर आपको शिक्षा में और शिक्षा संबंधी जो उपलब्धियां उसमें अगर महत्वपूर्ण अगर आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो भारत सरकार को शिक्षा पर जो व्यय होगा बेटा कितना करना है, सकल घरेलू उत्पाद का 6% करना आवश्यक है। क्लियर है? पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, यानी 24 1999 में यानी 1999 में भारत सरकार ने तपस मजूमदार कमेटी का गठन किया था। ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था बच्चे, ठीक है ना। मैं बस यहाँ पे पॉइंट्स कवर नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चे वो मैंने थ्योरी में पढ़ाया, तो पॉइंट्स कैसे कवर करूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जो आपकी डेफिनेशन है पॉइंट्स है वो वहीं कवर होती, तो प्लीज बार बार बोलता हूँ वहीं देखा करो, ठीक है ना। तो इसका गठन किया था किसका, तपस मजूमदार कमेटी। तो आपको पता होना चाहिए इसका गठन कब हुआ था, 1999 में। ये एक पॉइंट बन गया। आगे इसने भी अनुमान लगाया था, इसने कहा था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं और उनको शिक्षा के अंदर लाना है, शिक्षा के अंतर्गत अगर तुम्हें इसको लाना है तो आपको 10 वर्षों में यानी अगले जो 10 वर्ष हैं, यानी जो 1998 से 99 से शुरू हो रहे हैं और 2006-7 तक हो रहे हैं, उनमें कम से कम 1.37 यानी 1.37 लाख करोड़ का व्यय करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ तपस मजूमदार कमेटी कब आया था, इस 1999 में। इसने अनुमान लगाया था कि 10 वर्षों में 1.37 लाख करोड़ का व्यय करना चाहिए। दूसरा हमारे पास शिक्षा आयोग ने भी एक अनुमान लगाया था कि जीडीपी का 6% क्या है, व्यय करना आवश्यक है। क्लियर ना? आप इसे नोट डाउन करो, मैं जरा इसको सेट कर दूं, जरा सा माइक दिक्कत कर रहा है। लिखिए आप जब तक। चलो पॉइंट नंबर 25 की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो पहले तो ये याद रखना आपको कि राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है ना, वो एक्ट क्या है 2009, और उसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के हर एक बच्चे को बेटा शिक्षा का अधिकार है, यानी उनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। याद रखना, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। क्लियर है? तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं, अच्छे पॉइंट थे तीनों के तीनों।
आगे मानव पूंजी निर्माण के बाजार मूल्य का अनुमान। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट प्राइस निकालना, आपको किसका मार्केट प्राइस निकालना, मानव पूंजी निर्माण का, तो आप उसका अनुमान कैसे लगाओगे, उसका एस्टिमेशन कैसे करोगे? तो बेटा उसका एस्टिमेशन लगेगा लागत यानी कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले अंतर द्वारा लगाया जाता है। याद रखना किसके, लागत और लाभ के बीच में पाए जाने वाले अंतर से लगाया जाता है। तो बेटा इस पॉइंट को याद रखना, ये आपको शायद मिलेगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है ना। आगे पॉइंट नंबर 27 की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में परंपरागत विचारों का बोलबाला है, यानी पुरानी सोच अभी वहां चल रही है, परंपरागत सोच चल रही है वहां पे, ठीक है ना। और नौकरी के दौरान अगर हम प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब करते वक्त ट्रेनिंग भी मिलती है ना, ताकि बंदा अपडेट रहे, नए स्किल पे क्या काम करता रहे, नए स्किल से, ठीक है ना। तो नौकरी के दौरान जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना बेटा, वो प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी जो जिसमें कृषि एंड ऑल आता है, उसमें क्या अत्यधिक कम, या तो कम है या तो ना के बराबर है। बेटा क्या है, ना के बराबर, यानी है ही नहीं। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बेटा बेड़ा गर्ग बता रखा है इसका, तो ध्यान रखना। विश्व के विकसित देशों में साक्षरता की दर बच्चे कितनी है, 90 से लेकर 95% के बीच में है, जबकि भारत में कितनी है, 74.04% के आसपास है। क्लियर? तो सोचो भारत अभी कितना पीछे है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है इसमें। 2016-17 में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय, जो शिक्षा पर किए गए कुल व्यय का, देखो जो शिक्षा के लिए जो कुल व्यय हुआ था उसका 49.68%, यानी शिक्षा पे जो कुल व्यय किया गया था उसका 49.68% जो है प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च किया गया था 2016-17 में। जबकि वहीं तृतीयक शिक्षा पर, तृतीयक मतलब कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, उसमें शिक्षा पर किए गए कुल व्यय का सिर्फ 12.74% खर्च किया गया था। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बनने वाला है, पहले तो डायरेक्टली बन सकता है कि 2016-17 में प्रारंभिक जो शिक्षा थी उस पर कितना किया गया था, जो शिक्षा पर जो टोटल व्यय हुआ था, जो पूरा खर्चा हुआ था, उस खर्चे का 49.68% प्रारंभिक शिक्षा पर किया गया था, और उस खर्चे का 12.74% तृतीय शिक्षा पर किया गया था। अब बच्चे के दिमाग में आता भाई प्रारंभिक आपने लिख दिया, तृतीय आपने लिख दिया, बीच वाला कहां गया? तो बेटा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, एक प्राथमिक होता है, प्रारंभिक नहीं, प्राथमिक होता है, फिर द्वितीय होता है, फिर तृतीय होता है। तो प्राथमिक और द्वितीय यानी जो बीच वाले दो मिलकर के तो प्रारंभिक बन जाता है ना, तो वो दोनों यहाँ आ गए, प्राथमिक और द्वितीय प्रारंभिक में आ गए, बताया था ना, मध्य वाला और वो उसमें आ जाता है, और तृतीय में इतना आ गया। समझ में क्लियर हो गया ना सारा? चलो पॉइंट नंबर 30, 2014-15 की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश बेस्ट लोकेशन है ना, बेस्ट जगह है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो शिक्षा पर व्यय किया गया था बच्चा, वो कितना प्रति व्यक्ति ने, हर एक व्यक्ति पर देखो ना बच्चे कितना है, 34,651 रुपए, जो कि क्या है सबसे अधिक था उसका, सभी में से सबसे अधिक बेटा सीखा था, 34,651 हर एक व्यक्ति पे खर्च किए थे इन्होंने। बट वहीं बिहार की अगर हम बात करें उसी डेट पे, उसी साल में बात कर रहे हैं 14-15 में, तो शिक्षा पर व्यय बेटा ने सिर्फ प्रति व्यक्ति ने, एक व्यक्ति में सिर्फ 4,088 रुपए, बस इतना खर्चा किया। तो बेटा जो सबसे कम अमाउंट है, क्लियर है उस साल की। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अच्छा पॉइंट है दोनों के दोनों, कि सबसे ज्यादा खर्चा हिमाचल प्रदेश ने किया था उस टाइम पे, और जो बिहार था बेटा वो दूसरे नंबर पे था, दूसरा बोला सॉरी, सबसे लास्ट नंबर पे था, जिन्होंने 4,088 रुपए किए थे। और मैं बोलता हूँ कि बेटा वहां पे एजुकेशन और बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना, वहां पे बहुत जरूरत है एजुकेशन की, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, वहां पे खर्चा करना चाहिए, बट उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना गवर्नमेंट सारा पैसा खा जाती, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। चलो उतारो इतने पॉइंट, पॉइंट नंबर 30 तक तो हो ही चुके हमारे, ठीक है, बट आपको छोड़ो राजनीति से, अभी आपको क्या लेना है ना, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आगे देखिए 3 पॉइंट ही है मेरे पास बस अभी तो, ठीक है ना। NSSO के अनुसार, ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला था 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में स्नातक युवा, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की बात कर रहा है, तो ग्रेजुएट युवाओं के बीच बेरोजगारी दर बेटा 19% थी। बट शहरों की अगर बात करें तो वहीं पे जो ग्रेजुएट बेरोजगार की जो परसेंटेज है बेटा वो 16% है। पहले में कितना है 19%, दूसरे में कितना है 16%, ठीक है। और अगर नॉर्मल महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला स्नातक बेटा 30% के आसपास लगभग बढ़ है, ठीक है ना, क्या है बेरोजगार है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने। नंबर 1 जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्नातक युवाओं की अगर बात करी हमने, ठीक है, तो बेरोजगारी दर क्या बताया हुआ 19%। दूसरे में हम बात करें शहरों में बात करें तो 16%, और महिलाओं की अगर हम बात करें लगभग टोटली तो बेटा 30% के आसपास क्या बेरोजगार है। क्लियर? चलो सन 2018 में, यानी ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, 2017-18 में महिलाओं की प्राथमिक
संपूर्ति दर बेटा कितनी थी 96%, यानी प्राथमिक संपूर्ति दर हमारी कितनी थी महिलाओं की 96%, यानी 96%, ठीक है ना। शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन सेस की बात कर रहा है बेटा, ये कितना लगता है 2% लगता है। किस पे लगता है? जितना भी केंद्रीय कर होते हैं बेटा उस पे लगाए जाते हैं 2% के हिसाब से, यानी जब आप टैक्स वैक्स देते हो ना तो आपने देखा होगा 2% का एजुकेशन सेस होता है, ठीक है। आप तो नहीं बेटा, आपके पापा मम्मी जब जो भी काम करते हैं तो उनके ना कभी आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न देखोगे तो बेटा वहां पे ना जो कैलकुलेशन होता है उसमें एजुकेशन सेस का यूज किया जाता है। जितने भी केंद्रीय कर होते हैं 2% जो है बेटा वो एजुकेशन सेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो तो इसको भी खत्म कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मिलते हैं फिर एक लास्ट चैप्टर, ठीक है, ग्रामीण विकास में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ परसेंटेज, फिर भी एक बार रुक जाइए आप, ठीक है ना। ठीक है, तो रेट ऑफ एजुकेशन सेस अमाउंट्स टू 2% ऑफ टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है ना। और ये एजुकेशन सेस हो गया, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लिखा हुआ है 1% अलग से और लगता है, तो टोटल 3% बन जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन सेस बेटा 2% है, कितना है 2% का रेट है, क्लियर है ना। तो ये आपको याद रखना है, डन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हम जिसमें क्या करेंगे ग्रामीण विकास है, ठीक है, जहां तक है उसके क्या करेंगे एमसीक्यू, और जो चैप्टर थोड़ा रहता है बेटा उसको कंप्लीट करेंगे, फाइनल पेपर से पहले तो हो ही जाए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय।